नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निहाल सिंह ठाकुर है और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म डीटीएल पर। इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं उनके इतिहास का कल सबसे बड़ा दिन था, यानी कि 15 जनवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा 3 इंपॉर्टेंट नेवल शिप्स को कमीशन किया गया था। कौन कौन से उनके नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आईएनएस सूरत, आईएनएस वगशीर एंड आईएनएस नीलगिरी। इन तीनों के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। प्लस ये तीनों अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर बिल्ड किए गए हैं, उन प्रोजेक्ट की क्या डिटेल्स हैं तो वो भी आपके लिए काफी काम की हो सकती है। डिफेंस फोर्सेस के जो भी एस्पिरेंट्स है या फिर किसी भी एग्जाम को अगर अपीयर हो रहे हो तो हर एस्पिरेंट के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने पास एक छोटा सा पेन और पेपर रख लें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बीच में यहाँ पर जानने को मिले उनको नोट करते हुए आगे बढ़ें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, इस तरीके की आपको कटिंग्स या फिर हेडलाइंस देखने को मिल रही होगी कि मोदी जी के द्वारा आर्म फोर्सेस को या फिर जो हमारी इंडियन नेवी है उसको ये तीनों जो आपके नेवल शिप्स है वो कमीशन किए गए, यानी कि उनको सौंप दिए गए। अब ये उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिटेल से हम इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आप देखें यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट मैंने बता दिया है। 15 जनवरी को हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा ये तीनों जो नेवल शिप्स हैं इनको कमीशन किया गया था, है ना। ये हमारे देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि ज्यादातर जो इनमें से इनका बड़ा सा हिस्सा है, लगभग 75% के आसपास, वो हमारे देश के अंदर इंडिजिनसली क्या किया गया, बिल्ट किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 3 क्या है, फ्रंटलाइन नेवल प्लेटफॉर्म से कौन कौन से, आईएनएस वगशीर, जो कि हमारे देश के अंदर एक प्रोजेक्ट 75 चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमारा 6th एंड लास्ट सबमरीन है। तो हमारे प्रोजेक्ट 75 के तहत हम 5 सबमरीन पहले ही बना चुके हैं, उसमें 6वां और लास्ट कौन सा है, आईएनएस वगशीर। उसके बाद एक हमारा आईएनएस नीलगिरी आया है, जो अपने आप में जो प्रोजेक्ट 17A है उसके अंतर्गत एक स्टील्थ फ्रिगेट डेवलप किया गया है। उसके साथ साथ एक डिस्ट्रॉयर बनाया गया है जिसका नाम है आईएनएस सूरत, और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत इसको डेवलप किया गया है। ये सारे प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं, इनकी क्या डिटेल्स हैं, सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और साथ में इन जो आपके इंडियन नेवल शिप्स हैं, आईएनएस वगशीर, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस सूरत, इन तीनों के बारे में भी डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो इस इमेज में जो आईएनएस वगशीर है उसको सौंपा जा रहा है इंडियन नेवी को, उसकी इमेज मैंने यहाँ पर लगाई हुई। चलिए डिटेल से इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आईएनएस वगशीर क्या है। तो अपने आप में एक खतरनाक हमारे देश की एक सबमरीन मिल चुकी है। वैसे अभी सबमरीन्स के डेवलपमेंट के मामले में हम जो हमारे कॉम्पिटिटर है, खासकर चाइना, उससे काफी पीछे हैं। वो लगातार बनाता रहता है। अभी और हमें ज्यादा यहाँ पर जो बजट हमारा है उसको अलोकेट करने की जरूरत है, और हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की जरूरत है, और सबमरीन का जो नंबर है वो और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन बहरहाल 6 हमारे पास सबमरीन हो चुकी हैं अब, और इससे हमारी जो इंडियन ओशियन और जो हमारा आसपास का जो रीजन है उसमें हमारी जो कैपेबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आईएनएस वगशीर क्या है, 6th एंड फाइनल सबमरीन अंडर प्रोजेक्ट 75। इससे क्या होगा, इंडिया का जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन प्रोग्राम है उसको एक तरीके से कंप्लीशन यहाँ पर मिल गया। लेकिन शुरुआत में क्या हुआ था, यहाँ पर 6 सबमरीन बनाने की बात की गई थी। अभी हो सकता है इसका नंबर और ज्यादा बढ़ जाए या फिर कोई नया हम प्रोजेक्ट शुरू करें। अब अगला है, इसका नाम किसके ऊपर रखा गया, तो एक डीप सी प्रेडेटर होता है उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। वो भी बहुत ज्यादा साइलेंट होता है और वर्सेटाइल होता है, तो उसी की तरह इसको बनाने की कोशिश की गई है। अपने आप में कैसी है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। पूरी दुनिया में अलग अलग सबमरीन होती है, इस क्लास की सबमरीन में ये भी अपने आप में एक बेस्ट है। तो इसके बाद कहां पर इसको बनाया गया है, तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एक कंपनी है, मुंबई में लोकेटेड है, वहीं पर इसको बनाया गया है और वहीं पर इसको कमीशन किया गया है। जो पूरा प्रोजेक्ट है हमारा, उसकी जो कॉस्ट है अगर हम देखें तो 3.75 बिलियन, अपने आप में ह्यूमंगस अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट है। इतनी इसकी कॉस्ट है, और इसको हमने किस देश के साथ मिलकर बनाया है, तो आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट 75 में हम फ्रांस के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। वहां की एक कंपनी है, उसके साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। तो ये कुछ डिटेल्स थी इसके बारे में। अब इसकी जो कैपेबिलिटीज है उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या इसकी खासियत है। सबसे पहले ये स्टील टेक्नोलॉजी से लेस है और कॉम्बैट रोल में इसको लगाया जा सकता है, इसकी एक खास बात है। तो इसके अलावा इसके साथ साथ वेराइटी ऑफ मिशंस किए जा सकते हैं, जिनमें एंटी सरफेस वॉरफेयर, उसके अलावा एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड एरिया सर्वेलेंस जैसे काम इसके द्वारा किए जा सकते हैं। तो हमारे देश के अंदर या फिर इंडियन ओशियन या फिर इंडिया की जो हमारी मैरीटाइम बाउंड्री थे उसके आसपास ये सारे काम इनके द्वारा किए जा सकते हैं। स्टिल कैपेबिलिटी से क्या होती है, इक्विप्ड होती है। इसका मतलब ये होता है कि रडार सिस्टम के अंदर कोई भी रडार सिस्टम इसको कैच नहीं कर पाएगा, ये साइड में से निकल जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। तो ये बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, और इससे हमारे जो एरिया है उसके आसपास हम सर्वेलेंस करने में अब और ज्यादा हमारे पास कैपेबिलिटीज आ जाएगी। इसके अलावा जो स्पेशल ऑपरेशंस अगर हमको चलाने हैं, अगर किसी देश के ऊपर नजर रखना, मान लो चाइना के ऊपर नजर रखना है, तो वहां पर भी हम इसको भेज सकते हैं। उसके जो भी
बेसेस हैं, नेवल बेसेस हैं, उनके आसपास इसको भेजा जा सकता है। इसके अलावा इसमें कई सारी चीजों से और इक्विप्ड है, जैसे टॉर्पीडोज यहाँ पर लगे हुए हैं और साथ में एंटी शिप मिसाइल्स भी इसमें लगाए जा सकते हैं, जो इसकी कैपेबिलिटीज को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये कुछ इसके बारे में था। और आगे देखते हैं, इसमें कई सारे सेंसर्स और सिस्टम्स लगे हुए हैं जो इसको और ज्यादा एडवांस और सुपीरियर बनाते हैं अपने क्लास की सबमरीन्स की तुलना में, जिससे डिटेक्शन और ट्रैकिंग, जो एनिमी वेसल्स हैं उनको डिटेक्ट करना और उनको ट्रैक करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में इसमें क्या है, फ्यूचर में ऐसा बताया गया है कि इसमें एडवांस जो एयर प्रोपल्सन सिस्टम है उसको हम फिट कर सकते हैं। तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम क्या होता है कि नॉर्मली जो सबमरीन्स होती है वो कुछ समय के लिए बाहर उनको आना पड़ता है, ताकि जैसे इंसान को जीने के लिए सांस लेना जरूरी है, वैसे ही इनके साथ भी सिस्टम होता है कि पानी के अंदर ये ज्यादा देर तक नहीं रख पाते, जिनमें आपका एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम नहीं होता, वो वाले सबमरीन्स जो डीजल इलेक्ट्रिक, जो कि हमारी आईएनएस बख्शीर है। तो इसको भी बाद में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम से लैस किया जा सकता है, बाद में फिर इसको बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे और ज्यादा इसकी कैपेबिलिटीज बढ़ जाएगी और फिर और ज्यादा ये घातक हो जाएगी, जिससे इसका इंड्योरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इसके अलावा इसमें बाद में फिर इसकी जो स्टील कैपेबिलिटीज है उनको भी इंप्रूव किया जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन अभी क्या है, इसके अंदर डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम है। डीजल इंजन का काम होगा कि जब भी ये सरफेस के ऊपर रहेगी, वाटर के ऊपर रहेगी, तब उसके ऑपरेशन के चलाने के लिए डीजल इंजन का यूज किया जाएगा, और जब भी ये अंडर वाटर रहेगी तो इलेक्ट्रिक जो मोटर है वो काम करना शुरू कर देगी और इसको चलाए रखेगी। उसके बाद इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, हमारे कई सारे दुश्मन है आसपास, पाकिस्तान है, चाइना है। इसके अलावा पूरी दुनिया में अगर हमको वर्ल्ड लीडर बनना है तो हमारे पास एडवांस कैपेबिलिटीज होती है, जहां पर हम हमारे दुश्मनों पर भी बराबरी से नजर रख सके और हमारी जो पावर है, नेवल फोर्स है, वो और ज्यादा पावरफुल हो सके। तो ये है, ये सारे के सारे काम इसके किए जाएंगे। अगर कभी अंडर वाटर वॉरफेयर होता है तो वहां पर भी हमारे पास कैपेबिलिटीज रहे, उसके लिए और ज्यादा इनको हमें बनाने की जरूरत हुई है। इसके अलावा इसका फायदा होगा, इंडिया का जो सबमरीन शॉर्टेज हो रहा है उसको दूर करने में भी हमारे मदद करेगी, और हमारे देश की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, खासकर इंडियन ओशन रीजन में, उसको बढ़ाने में काफी हेल्पफुल होगी। तो ये इसके बारे में कुछ जानकारियां थी। अब चूंकि जो आईएनएस बख्शीर है वो प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा है, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में जो प्रोजेक्ट 75 है वो क्या वाला है। तो प्रोजेक्ट 75 के बारे में कुछ डिटेल्स हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको नोट कर लें, या फिर बाद में आपको फाइल मिल जाएगी, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका फीचर क्या है। तो इधर मैंने फीचर्स लिखे हुए हैं और उसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। ओरिजिन कहां से हुआ था, तो ओरिजिन हुआ था आपका प्रोजेक्ट 75 में, जिसके अंदर हमें 6 स्कॉर्पिन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स बनानी थी। पहली बात है, ये प्रोजेक्ट का नाम याद रखना है, और ये कैसी सबमरीन है, तो आपकी डीजल इलेक्ट्रिक क्लास है ना। उसके बाद अगला है, इनका कंस्ट्रक्शन अगर देखें तो अलग अलग टाइम पर हुआ है और इस कंपनी के द्वारा किया गया। तो आपको कंपनी का नाम आप देख सकते हो, जो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में लोकेटेड है, उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। फ्रांस की एक कंपनी है, उसके द्वारा, उसके सपोर्ट से। तो ये आपको ध्यान रखना कि फ्रांस के साथ हमने इसमें कोलैबोरेट किया था प्रोजेक्ट 75 में। अगर हम अलग अलग टाइमलाइन देखें, जो अलग अलग इसके जो आईएनएस हैं वो किस किस टाइम पर हमें मिले, तो सबसे पहले आईएनएस कलवारी आया था, जो 6 सबमरीन्स हमें बनानी थी। उसमें पहली थी आईएनएस कलवारी 2017 में, फिर आईएनएस खांडेरी 2019 में मिली थी, आईएनएस करण 2021 में, आईएनएस वेला भी 2021 में, फिर आईएनएस वागीर आई थी 2023 में, और अभी रिसेंटली 2025 में आईएनएस बख्शीर। इसी के साथ जो हमारे 6 सबमरीन बनाने का टारगेट था वो भी कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा इसके ऑपरेशनल रोल्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। इसके द्वारा कई सारे वैरायटी ऑफ मिशंस किए जा सकते हैं, जिसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर हो सकता है, इंटेलिजेंस गैदरिंग हो सकती है, अंडर वाटर वॉरफेयर हो सकता है, कई सारी चीजें इसके द्वारा परफॉर्म की जा सकती है। तो अपने काफी ज्यादा इसका ऑपरेशनल यूटिलिटीज होंगी। बाद में फ्यूचर डेवलपमेंट्स इसमें होंगे, और जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने ऐसा बोला है कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे, इसके अंदर या फिर इसी प्रोजेक्ट के अंदर क्या करेंगे, एडिशनल 3 स्कॉर्पिन क्लास जो सबमरीन है और बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो ऐसा अभी बोला गया है, जुलाई 2023 में जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल उनके द्वारा ऐसा अनाउंस किया गया था कि हो सकता है कि फ्यूचर में हम इसके अंदर 3 सबमरीन और बना ले प्रोजेक्ट 75 के हिस्से के रूप में। तो ये हो सकता है आगे, लेकिन अभी ऐसी कोई भी खबर नहीं आई है। इसके डिजाइन की अगर बात करें तो मैं ऑलरेडी कई सारी चीजें आपको बता चुका हूं कि इसमें क्या है, स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है और स्टील, और इसकी ऑपरेशनल वर्सेटिलिटी काफी ज्यादा है, क्योंकि ये डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम पर काम करती है। सरफेस के ऊपर जब रहता है तो डीजल इंजन काम करता है, और पानी के अंदर जाती है तो आपका जो इलेक्ट्रिक इंजन है वो एक्टिव हो जाता है। इससे इसको जो प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल्स हैं उनको लॉन्च करने में काफी ज्यादा
हेल्प मिलती है। तो चलिए ये इसके बारे में कुछ डिटेल्स थी। अब इसमें कुछ आर्मामेंट्स होते हैं, जैसे इसके ऊपर टॉर्पीडोज लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा कई सारे जो मिसाइल्स होते हैं उनको सेट किया जा सकता है, माइंस लगाई जा सकती है, और इसके अलावा एडवांस्ड सोनार एंड सेंसर सिस्टम इसके ऊपर लगे हुए होते हैं। तो ये कुछ डिटेल्स थी प्रोजेक्ट 75 के बारे में। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये आपको सारी की सारी बातें समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा जो सेकंड वॉरशिप हमारे द्वारा या फिर मोदी जी के द्वारा कमीशन किया गया था, इंडियन नेवी को सौंपा गया था, उसका नाम था वॉरशिप या फिर आईएनएस सूरत। अपने आप में इसको डिस्ट्रॉयर बोला जाता है। डिस्ट्रॉयर क्या होता है, फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर में थोड़ा सा अंतर होता है, वो लास्ट में हम देखेंगे उनके बीच में क्या की डिफरेंसेस है। अभी आप इतना याद रखिए कि एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि आईएनएस सूरत क्या है, तो आप याद रखिएगा ये अपने आप में है तो शिप ये भी, लेकिन क्या है, ये डिस्ट्रॉयर है, अपने आप में ये अलग क्लास होती है। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। अब आईएनएस सूरत के बारे में थोड़ा देखते हैं। ये क्या है, फोर्थ शिप है आफ्टर विशाखापट्टनम, मोर्मुगांव और इम्फाल। तो ये अलग अलग आपके प्रोजेक्ट एक 15B के नाम से हमारे देश में प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें हम कई सारे क्या बना रहे हैं, डिस्ट्रॉयर्स बना रहे हैं। तो उसके अंदर चौथा और आखिरी क्या है, ये डिस्ट्रॉयर है। इसके पहले 3 डिस्ट्रॉयर हमारे देश में आ चुके हैं, जैसे पहला था आईएनएस विशाखापट्टनम, फिर आईएनएस मर्मुगांव और आईएनएस इम्फाल। ये तीनों क्या थे, डिस्ट्रॉयर्स थे। उसमें चौथा ऐड हो गया अभी आईएनएस सूरत। उसके बाद ये क्या है, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, मतलब ये भी स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लेस है, आपके जो रडार सिस्टम है उसकी नजर में नहीं आएगा। उसके अलावा या फिर सोनार हम बोल सकते हैं। और मेरीटाइम वॉरफेयर में हमारे जो नेवी है उसको थोड़ा सा एज देने की कोशिश करेगा। इसके अलावा इसमें कई सारी चीजें हैं, काफी वर्सेटाइल है, और इसके प्लेटफॉर्म पर कई सारी चीजें लगाई जा सकती है, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स लगाए जा सकते हैं, अलग अलग मिसाइल्स वगैरह। उसके अलावा इसमें सेंसर्स होते हैं, और साथ में सरफेस टू एयर मिसाइल्स और एंटी शिप मिसाइल्स, और साथ में टॉर्पीडोज इसके ऊपर इनकी फिटिंग की जा सकती है। ये इसका फोटो है, आप इसको देख सकते हैं और इंटरनेट पे जाकर और डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें जरूरी है वो हमने सारी यहाँ पर डिस्कस कर ली है। इसके फीचर्स में अगर आप देखोगे तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 7400 टन है, अपने आप में बहुत ह्यूमंगस है, बहुत बड़ा इसका साइज होता है। और ये इसकी जो लेंथ है 164 मीटर्स के आसपास है, मतलब आप सोचो 100 मीटर ही कितना ज्यादा होता है, उससे भी बड़ा, लगभग 250 मीटर के आसपास इसकी लेंथ है। उसके अलावा इसमें कई सारे जो आर्मामेंट्स है वो लगाए जा सकते हैं, जैसे आपका जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो इसके ऊपर लगा होता है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। आप मुझे कमेंट में लिखकर बताओगे कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो किन 2 देशों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, या फिर किन किन देशों के द्वारा उसको डेवलप किया गया है। इसके अलावा ये 2 नदियों के नाम से मिलकर बना हुआ है, वो 2 नदियां कौन कौन सी है। तो मैं जो भी क्वेश्चन आपसे करता हूं, आप, मैं उम्मीद करूंगा आप उसको कमेंट में जरूर आंसर करेंगे। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल इसमें लगे हुए हैं, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। और इसके अलावा एक बराक 8 मिसाइल है, जो अब सरफेस, ये क्या है, सरफेस टू सरफेस है ब्रह्मोस, और जो बराक 8 है वो सरफेस टू एयर है। ये आप याद रखना, किसी एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जा सकता है। अगर आपको मिसाइल्स के ऊपर भी अलग से वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, हम सारे जो इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम है उसको भी किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। तो आप याद रखिएगा ब्रह्मोस और बराक 8। बराक 8 मिसाइल भी हम किसी देश के साथ मिलकर डेवलप कर रहे हैं या फिर किसी देश से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो देश कौन सा है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। उसके अलावा ये पावर्ड बाय, इसको पावर कहां से मिलेगी, तो एक तकनीक होती है कंबाइंड गैस एंड गैस प्रोपल्शन, तो ये उसके ऊपर काम करेगा। ये इसकी खास बात है, किसकी, आईएनएस सूरत, जो कि एक डिस्ट्रॉयर है। उसके बाद इसमें कई सारे गैस टर्बाइंस होंगे, वो सारी डिटेल्स हम नहीं जाएंगे। इंडियन नेवी फर्स्ट एआई इनेबल्ड वॉरशिप, ये इसकी खास बात है कि हमारे देश में जो इंडियन नेवी है उसके पास ये पहला क्या है, ऐसा वॉरशिप होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इनेबल्ड होगा, यानी कि एआई टेक्नोलॉजी का यूज करने वाला नेवी के पास इकलौता वॉरशिप है ये, जो है आईएनएस सूरत। तो ये आप याद रखिएगा, इससे इसकी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज है और ज्यादा एनहांस हो जाएगी, और इससे और ज्यादा फायदा हमारे जो सैनिक है उनको मिलेगा, खासकर इंडियन नेवी के सैनिकों को। उसके बाद अब चूंकि आप सभी जानते हैं कि जो आईएनएस सूरत है वो किसका पार्ट है, प्रोजेक्ट 15 के 2 हिस्से, प्रोजेक्ट 15A और 15B, इन दोनों को थोड़ा सा हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आईएनएस जो हमने सबमरीन देखी थी अभी, आईएनएस बख्शीर, वो किसका हिस्सा थे, प्रोजेक्ट 72। आप याद रखिएगा, जो आईएनएस सूरत हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट 15 का हिस्सा है, और उसमें भी 15B का। अब प्रोजेक्ट 15 क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका ओरिजिन कब हुआ था, तो इसकी शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट 15A से। इसके अंदर 2-3 हमारे क्या थे, आईएनएस बनाए गए थे, यानी कि इंडियन नेवल शिप्स, जिसमें पहला था आपका कोलकाता क्लास 2014 से 16 तक। फिर प्रोजेक्ट 15B के अंदर विशाखापट्टनम क्लास, इसके अलावा जो विशाखापट्टनम क्लास है वो बनाए गए थे। तो ये अलग अलग प्रोजेक्ट 15A में कोलकाता क्लास के कुछ हमने क्या बनाए थे, नेवल शिप्स बनाए थे, और बाद में
जो विशाखापट्टनम क्लास है वो प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाए गए थे 2021 से 24 के बीच में। ये दोनों की दोनों 15A और 15B हमारे देश में जो डिस्ट्रॉयर्स थे 15 ईयर ओल्ड है, जो कि दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर्स हैं, उनके तर्ज पर बनाया गया था। और ये जो दिल्ली क्लास है ये अपने आप में यही क्या था, प्रोजेक्ट 15, जो 1997 से 2001 के बीच में चला था। तो प्रोजेक्ट 15 क्या था, दिल्ली क्लास हमने कुछ नेवल शिप्स बनाए थे, कब से कब तक, 97 से 2001 के बीच में, उसको प्रोजेक्ट 15 बोला गया था। फिर प्रोजेक्ट 15A आया जिसमें हमने कुछ कोलकाता क्लास नेवल शिप्स बनाए होंगे, वो 2016 तक चला। और बाद में 15B हमने शुरू करा, जो कि विशाखापट्टनम क्लास के जो हमारे सबमरीन थे, या सॉरी जो INS थे, इंडियन नेवल शिप थे, वो हमने बनाए थे। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, आप इसको एक बार और देख लेना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसका कंस्ट्रक्शन कब हुआ था, तो इसका कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर जो प्रोजेक्ट 15A है इसमें 3 डिस्ट्रॉयर्स हमने डेवलप किए थे, बिल्ड किए थे। और बाद में जो आपका 15B है उसमें 4 डिस्ट्रॉयर्स को डेवलप किया गया था, जो हमने नाम स्टार्टिंग में उनको ऑलरेडी देख चुके हैं। और इनको भी किसने डेवलप किया गया था, तो मुंबई के अंदर आपकी मसगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो कंपनी है, उसी के द्वारा इनको भी बनाया गया था। तो जो आपका प्रोजेक्ट 15A और 15B दोनों में मिलाकर कुल 7 नेवल शिप को डेवलप किया गया था। प्रोजेक्ट 15B का अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि INS सूरत है। चलिए, अब डिजाइन क्या था, तो दोनों के जो डिजाइन है 15A और 15B, ये लार्जली क्या है, सिमिलर है, लेकिन दोनों में थोड़ा बहुत तो अंतर होगा। तो जो बाद में आया वो थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा एडवांस होगा, उसमें ज्यादा जो कैपेबिलिटीज है वो और ज्यादा बेहतर होगी। जैसे इसकी स्टील टेक्नोलॉजी थोड़ी सी ज्यादा इंप्रूव्ड है 15B वाले की। और जो उसमें भी लास्ट आया सूरत, तो वो और ज्यादा एडवांस है, उसमें AI फीचर्स भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया उसको। उसके अलावा इसमें अपडेटेड हेलीकॉप्टर हैंडलिंग सिस्टम भी है, और साथ में ऑल्टरनेटिव नेविगेशन रडार सिस्टम भी लगे हुए हैं। तो इसकी कुछ खास बातें हैं प्रोजेक्ट 15B। इसके अलावा इसमें कई सारे आर्मामेंट्स हो सकते हैं, लगाए जा सकते हैं, जैसे 16 ब्रह्मोस मिसाइल्स को लगाया जा सकता है, और 17 बराक 8 मिसाइल को। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो बराक 8 मिसाइल है वो कौन से देश के द्वारा बनाया गया है, तो अब इसको याद रखना, इजराइल के द्वारा, है ना। उसके अलावा इसमें कुछ एंटी सबमरीन टॉर्पीडो ट्यूब्स लगाए जा सकते हैं, उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। और साथ में कुछ एंटी सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट लॉन्चर्स भी लगाए जा सकते हैं। तो काफी अपने आप में बहुत बड़ा ये डिस्ट्रॉयर है, और काफी चीजें इसमें लगाई जा सकती है जो दुश्मनों को घातक, उनको उनके ऊपर खतरनाक तरीके से प्रहार कर सकती है और उनको डैमेज पहुंचा सकती है। इसके अलावा कई सारे हेलीकॉप्टर्स को भी ये अकोमोडेट कर सकता है। उनके कुछ नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे सी किंग MK-42 जो कि, और US MH-60R सीवॉक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स। तो ये हेलीकॉप्टर्स हैं जिनको भी वहां पर डॉक किया जा सकता है, फिर उनको रखा जा सकता है। इतना बड़ा ये क्या है, इसका साइज है, 162 मीटर लंबा है, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है। अब अगला है हमारा वॉरशिप नीलगिरी। नीलगिरी क्या है, INS नीलगिरी, ये भी क्या है, अपने आप में एक शिप है, इंडियन नेवल शिप है। और ये क्या है, वॉरशिप है, ये आप याद रखना। अभी हमने क्या डिस्कस किया था, डिस्ट्रॉयर था, और ये होगा एक फ्रिगेट। तो इनके बीच में अंतर क्या है, मैं लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा। नीलगिरी क्या है, फर्स्ट ऑफ क्लास शिप अंडर प्रोजेक्ट 70 सॉरी। तो हमने 2 प्रोजेक्ट डिस्कस कर लिए हैं, प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 15। प्रोजेक्ट 75 का संबंध सबमरीन डेवलपमेंट से है, जिसमें 6 सबमरीन हमने डेवलप की। और प्रोजेक्ट 15 का जो रिलेशन है वो आपका डिस्ट्रॉयर्स को डेवलप करने से। अभी नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट 17A, जिसमें हमने कुछ फ्रिगेट्स डेवलप किए हैं। उनमें कौन कौन से वो आगे हम देखेंगे। इट इज अ फॉलो ऑन ऑफ द शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स एक्टिव इन सर्विस, यानी कि हमारे देश में कई सारे शिवालिक क्लास के फ्रिगेट्स कुछ एक्टिव है सर्विस में, उन्हीं को आगे ये बढ़ाने के लिए आया था। और जो शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स है वो प्रोजेक्ट 17 के नाम से उनको शुरू किया गया था, आप याद रखिएगा। इसके अलावा नीलगिरी इज फर्स्ट अमंग द 7 प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी कि हमारे जो प्रोजेक्ट 17A है, पहले क्या हुआ था, प्रोजेक्ट 17 आया जिसमें हमने क्या करा, शिवालिक क्लास के कुछ फ्रिगेट्स डेवलप किए। फिर बाद में और ज्यादा एडवांस बनाने के लिए हमने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट 17 है, जिसमें हम टोटल 7 फ्रिगेट डेवलप करेंगे। और उसमें से पहला फ्रिगेट जो हमारा है वो कौन सा है, INS नीलगिरी, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो कि सारे के सारे क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये जो पहला है इसकी कमीशनिंग हो चुकी है। खास बात ये है कि काफी कम समय में इसको कंप्लीट कर लिया गया है। इसको शुरू किया गया था मेरे ख्याल से 2019 के आसपास, और बहुत कम समय में इसको शुरू किया गया। एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता, लेकिन काफी कम समय लगा, मुझे ये इसके बारे में पता है। इसके अलावा इट इनकॉर्पोरेट्स कटिंग एज टेक्नोलॉजी मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड शिप इन इट्स क्लास ग्लोबली, यानी कि इसकी क्लास में, इस कैटेगरी के अंदर ये दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस शिप में से एक है। तो अपने आप में जो इंडियन नेवी है उसकी कैपेबिलिटीज को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, साथ में हमारे अगर फ्यूचर में हमें डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं तो वहां पर भी इंडिया को एक अच्छा एज प्रदान करेगा। तो ये नीलगिरी के बारे में कुछ बातें थी। इसके अलावा इसके अंदर कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल जो थ्रेट्स होते हैं हमारी मेरीटाइम जो बाउंड्री है उसके अंदर,
उनसे डील करने में भी हमको काफी हेल्प करेगा। इसके अलावा हमारे देश की जो सर्वाइवेबिलिटी है उसको बढ़ाने में, और साथ में सी वर्दीनेस, स्टिल्स एंड मोबिलिटी, हमारे देश की जो नेवी है उनके साथ ये सारे फायदे उनको मिलेंगे। वो उनकी सर्वाइवेबिलिटी बढ़ेगी, साथ में सी वर्दीनेस बढ़ेगी, और ज्यादा वो नजर अच्छे से रख पाएंगे। स्टिल टेक्नोलॉजी को और ज्यादा एडवांस करेगा, और मोबिलिटी यानी कि इसकी थोड़ी स्पीड वगैरह होती है अच्छी खासी, तो उससे मोबाइल भी होगा, जल्दी से किसी जगह पर पहुंचना भी इजी होगा। इसके अलावा इसमें स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है जो इसको काफी यूनिक बनाती है और इसको हमारे जो दुश्मन है उनकी नजर से आने में बचाती है। उसके बाद कहां पर बिल्ड किया गया, ये हमने ऑलरेडी इसके बारे में देख लिया, बॉम्बे के अंदर इसको बिल्ड किया गया है। इसके अंदर 2 कंबाइंड डीजल और गैस मेन प्रोपल्सर प्लांट लगाए हुए हैं, जिससे इसको पावर मिलेगी और ये चलता रहेगा। उसके अलावा ये क्या है, अपने आप में स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे देश के अंदर ही बना हुआ है, और ज्यादातर जो इसका हिस्सा क्या है, इंडिजिनसली डेवलप्ड है। लगभग 75% के आसपास इसको हमारे देश के अंदर ही, मतलब उसके जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी इंडियन ही है। तो एक तरीके से जो हमारा आत्मनिर्भर भारत मिशन है उसमें इसको उसको बढ़ावा देने में काफी हेल्प की है। इसमें क्या है, स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है, और साथ में ये फिटेड है सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम, और साथ में मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, और इसके अलावा अपग्रेडेड इसमें कुछ गन्स भी लगी होती है, और साथ में रैपिड फायर क्लोज इन वेपन सिस्टम्स पे भी ये लैस है। तो अपने आप में काफी एडवांस्ड है, ये सारी चीजें इसके ऊपर लगी हो सकती है, और दुश्मनों को काफी भारी तरीके से ये डैमेज कर सकता है। अब प्रोजेक्ट 17A है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसका ओरिजिन कब हुआ था, तो ओरिजिन मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया। पहले 17 शुरू हुआ था, जिसमें कुछ हमने सबमरीन वो आपके जो फ्रिगेट्स है वो बनाए थे, और बाद में 17A शुरू किया, जिसमें 7 इस तरह के हम क्या बना रहे हैं, नेवल शिप्स डेवलप कर रहे हैं। उसमें से पहला यही है आपका जो आ गया है। अब लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी इन 2019, तो 2019 में ये शुरू हुआ था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। इसमें सीरीज ऑफ स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हमको बनाने हैं, और ये काफी क्या होंगे, ये अपने आप में अपग्रेडेड वर्जन होगा शिवालिक क्लास जो प्रोजेक्ट 17 के जो शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स थे उन्हीं का क्या है, ये अपडेटेड वर्जन है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बॉम्बे के अंदर जो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है उनके द्वारा, प्लस गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ये 2 कंपनीज मिलकर इसको कंस्ट्रक्ट कर रही है। इसमें क्या है, स्टील फीचर्स है जो इसकी कैपेबिलिटीज को और ज्यादा बढ़ा देते हैं और इसको और ज्यादा घातक बनाते हैं। इसके अलावा की माइलस्टोन्स अगर हम देखें तो इसमें सबसे जरूरी बात है, ये फर्स्ट फ्रिगेट है नीलगिरी, जो कि लॉन्च अपने आप में, ये जो प्रोजेक्ट है इसको 2019 में शुरू किया गया था, और अभी क्या हो गया, इंडक्ट भी हो गया है। ये दिखाता है कि हम जो हमारी जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेबिलिटीज है वो कितनी तेजी से बढ़ रही है और कितनी स्पीड से वहां पर काम हो रहा है। अब थोड़ा सा और इनका अगर बजट बढ़ जाए तो R&D में हम और थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड फ्रिगेट है उदयगिरी, which was launched in 2022 and is expected to be commissioned in 2024, तो वैसे तो ये डेट निकल गई है, लेकिन फिर भी ये जल्दी 2025 में आ सकता है, जो सेकंड है उदयगिरी। उसके अलावा करंट स्टेटस क्या है, तो इसके अंदर 7 फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं दोनों कंपनी के द्वारा, मैंने दोनों के नाम आपको बता दिए हैं, और साथ में इंडिजिनसली इनको डेवलप किया जा रहा है। अराउंड 75% जो प्रोजेक्ट है, इसके जो ऑर्डर्स है, जो भी छोटी छोटी हमारे देश के अंदर कंपनीज है, नए नए जो स्टार्टअप्स हैं, उनको इनके ऑर्डर मिल रहे हैं, और आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है उसको सफल बनाने में इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि हमने बार बार एक शब्द आया, फ्रिगेट क्या होता है और डिस्ट्रॉयर क्या होता है, तो दोनों के बीच में क्या है, अंतर क्या है। फ्रिगेट्स आपके कुछ इस तरीके के दिखते हैं और डिस्ट्रॉयर्स ऐसे होते हैं। चलिए, साइज को लेकर भी थोड़ा सा होता है। तो सबसे पहले रोल क्या है, तो फ्रिगेट का रोल होता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर में, इसका काफी ज्यादा रोल होता है, प्लस एस्कॉर्ट मिशन। जैसे मान लो हमारी किसी देश के साथ युद्ध हो गया और हमारे कुछ सैनिक या नागरिक वहां पर उनके कब्जे में है, उनको किस तरीके से एस्कॉर्ट करना है, फिर बचाकर वहां से लाना है, इसमें इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके अलावा जो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं उनका मेन होता है मल्टी रोल ऑपरेशंस, इंक्लूडिंग एंटी एयर, एंटी सरफेस एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर। तो खासकर जो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि युद्धों में इनका इस्तेमाल होगा, जो दुश्मन देश है उसको डैमेज करने के लिए। लेकिन जो फ्रिगेट्स होते हैं उनका ज्यादातर इस्तेमाल जो आपके एस्कॉर्ट मिशन से या फिर बचाने के लिए, जो हमारे नेवी के जवान वगैरह है उनको बचाने में इनका काफी ज्यादा रोल होता है। उसके बाद स्पीड अगर देखें तो जो फ्रिगेट्स है नॉर्मली थोड़े से स्लो होते हैं, और स्मॉल इंजन, चूंकि इनमें इंजन काफी छोटे होते हैं इस वजह से इनकी स्पीड थोड़ी सी कम होती है डिस्ट्रॉयर्स की तुलना में। इनकी जो स्पीड होती है वो 25 से 30 नॉट के आसपास होती है। एक नॉट में कितने kmph की स्पीड होती है आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा, है ना। तो 30 नॉट के आसपास ये होता है, 25 से 30 नॉट। जबकि जो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं वो फ्रिगेट्स की तुलना में थोड़े से तेज होते हैं और इनकी स्पीड
30 नोट या फिर उससे ज्यादा भी कई बार हो जाती है। तो थोड़ा से जो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, तेज होते हैं, फास्ट होते हैं। साइज में बड़े होने के बाद भी अपने आप में सोचो 56 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इतना बड़ा जहाज आपका चल रहा है जो कि लगभग 170 मीटर लंबा है, कितना खतरनाक तरीके से वो नजर आता होगा। उसके बाद जो फ्रिगेट्स हैं उनके अंदर जो वेपन्स हैं वो कम होते हैं, जबकि जो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं उनका काम ही है हमारे जो दुश्मन है उनको डिस्ट्रॉय करना, तो उनमें जो वेपन्स है वो थोड़े से ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा हेवीली वो आर्म्ड होंगे, जबकि इनमें इनकी तुलना में कम वेपन्स यूज होते हैं। फ्रिगेट्स थोड़े से कम एक्सपेंसिव होंगे, ऑब्वियस सी बात है, छोटा साइज होता है, जबकि जो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और इनमें काफी एडवांस सिस्टम होते हैं, हेवी मिसाइल्स वगैरह होते हैं, तो इनमें खर्चा ज्यादा आता है। उसके बाद कोस्ट के बाद ऑपरेशनल जो स्कोप्स होता है, फ्रिगेट्स होते हैं ज्यादा सूटेड होते हैं रीजनल डिफेंस एंड कॉन्वॉय प्रोटेक्शन में, जबकि जो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं वो ब्लू वाटर नेवी को के ऑपरेशंस और जो ऑफेंसिव मिशंस होते हैं, किसी देश के ऊपर अगर हमला वगैरह करना है तो वहां पर डिस्ट्रॉयर्स का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जबकि फ्रिगेट्स ज्यादातर आपके जो बचाव जो मिशंस होते हैं या फिर रेस्क्यू मिशंस होते हैं वहां पर काफी हेल्पफुल होते हैं। उसके अलावा साइज एंड डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बता दिया, जो फ्रिगेट्स होते हैं थोड़े से छोटे होते हैं डिस्ट्रॉयर्स की तुलना में, और लोअर डिस्प्लेसमेंट इनका होता है लगभग 2000 से 4000 टन के आसपास, जबकि जो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और 5 से 10,000 टन के आसपास भी इनका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो इतना बड़ा होने के बाद भी इनकी स्पीड कितनी होती है, लगभग 30 नॉट के आसपास, जो अपने आप में काफी दिखाता है कि हमारी जो आर्म फोर्सेस है या फिर जो हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेबिलिटी थी वो लगातार बढ़ रही है, और काफी अच्छे तरीके से हम जो एक्सपोर्ट्स हैं, हमारे जो आर्म्ड एक्सपोर्ट्स हैं या फिर डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं, उनकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अब कंक्लूजन में अगर देखें तो इंडियन जो नेवल फोर्सेस हैं उनके मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स में काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, और ये दिखाता है कि जो हमारा नेशन का एम्बिशन है टू बिकम अ ग्लोबल डिफेंस लीडर, उसकी तरफ हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उसमें ये बहुत अच्छा कदम है। इसके अलावा इसके जो एडवांसमेंट है हमारे देश के अंदर, जो वाट्सएप डिजाइन है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो रहा है, और साथ में रिमार्केबल यहाँ पर क्या हो रही है, प्रोग्रेस दिखाई जा रही है। हमारे देश के इंजीनियर्स बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और लगातार हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज है उनको बढ़ा रहे हैं, प्लस इनके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट कैपेबिलिटीज का यूज होना, और हमारे देश के अंदर ही जो छोटी छोटी कंपनीज है, छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, उनको ऑर्डर मिलना, ये अपने आप में दिखाता है कि हम भी कहीं से भी यूएसए, फ्रांस या फिर जो आपके इजराइल हो गए, जो अलग अलग ऐसे देश जहां पर इनकी जो नेवल फोर्सेस या फिर इनकी जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी है, उनकी तुलना में हम अब कभी भी इतने ज्यादा पीछे नहीं है। अभी हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी हम अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा करके हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक था जिसमें हमने अलग अलग सबमरीन्स के बारे में, सॉरी, हमारा जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 15 और प्रोजेक्ट 17 के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।